नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज मैं शुरुआत करने जा रही हूँ हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जो कि मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में मैंने ये भी अनुभव किया कि इस छोटी सी किताब से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ये साधारण किताब नहीं है। हालांकि इसमें सामान्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही सामान्य रूप से दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि प्रश्नों के रूप में हमें एग्ज़ाम्स में देखने को मिलती है। मैंने देखा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम में इस किताब से बहुत सारे प्रश्न आए, और साथ ही ये जो किताब है हमारा बेस भी मजबूत करती है और हमें मतलब पढ़ने के लिए एक अलग ही प्रेरणा देती है, क्योंकि ये छोटी सी किताब है। और जिन्होंने पहले हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये रामबाण है, और जो पढ़ चुके हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, गहराई से पढ़ चुके हैं, तो भी उनका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा इस किताब से। तो देखो, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और अध्यापक भर्ती संपन्न हो चुकी है। अब जिनका जितना स्कोर बनना था बन चुका है। अब सीधा निर्णय हमें जो रिजल्ट आएगा उसमें दिखाई देगा कि कौन चयनित हो रहा है कौन नहीं। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपना स्कोर अच्छा नहीं बन रहा है तो हम फिर से लड़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। और मेहनत की शुरुआत तो छोटी छोटी चीज़ों से ही करनी पड़ती है। तो ये छोटी सी किताब हमें शुरुआत करने की प्रेरणा देती है, रोचक तरीके से आगे बढ़ने का उत्साह हमारे अंदर भरती है। अगर हम पहले से ही मोटी बुक लेकर सामने बैठ जाएं तो एक दो दिन तो बहुत ही जोश से पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं और पढ़ने का मन नहीं करता। फिर से हम ढूंढने लगते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, क्या है क्या नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि किताबों से हमें दोस्ती करनी पड़ेगी, किताबें पढ़नी ही पड़ेगी, और वो किताबें जो हमारे लिए कहीं ना कहीं लाभदायक हैं। तो क्यों न हम, जो हमारे बोर्ड में चलती है, राजस्थान बोर्ड में, और हमें पता भी है कि हमें राजस्थान के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो ये किताब बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि इसमें से प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है। एक समझदार इंसान, समझदार विद्यार्थी ये बात को कभी नहीं भूलेगा कि इस किताब से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं इस किताब की। मुझे भी पढ़ना है और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें, अच्छे से रिवीजन करें हम लोग, और जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको हम लिखते जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर हमने पहले से नोट्स बना रखे हैं तो उसमें ही ऐड कर लें। और अगर ये पूरी किताब के नोट्स पहले से हैं आपके पास तो रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए अभी शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका। पूर्व पीठिका क्या होती है कि हिंदी साहित्य जब से बनना शुरू हुआ है, लिखना शुरू हुआ है, उससे पहले का आधार क्या है, किस तरह से मतलब दिमाग में आया कि हिंदी साहित्य लिखना है, उसके साधन कौन कौन से थे, और किस प्रकार से मतलब कौन सी भाषा से शुरुआत हुई और धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। भारतवर्ष को प्राचीन काल में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, और यहाँ के निवासियों को आर्य तथा आर्यों द्वारा बोले जाने वाली आर्याओं भाषाओं को आर्य भाषाओं के नाम से जाना जाता था। तो हमारा जो देश है उसको पहले आर्यावर्त के नाम से जानते थे, और यहाँ के निवासियों को आर्य, और यहाँ की भाषा को आर्य भाषा। पृथ्वी के मानचित्र में भारत की स्थिति एक प्रायद्वीप के समान है। इसके उत्तर में हिमाच्छादित हिमालय तथा सुदूर दक्षिण में अथाह अपार सागर हिलोरे ले रहा है, जिसकी महान संस्कृति ने वैदिक संस्कार, सदाचार एवं सुव्यवस्थित सुदृढ़ सामाजिक परंपराओं को जन्म दिया है। सहिष्णुता भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा गुण है, जो समुद्र की भांति अनेक नदियों की धाराओं को अपने अंदर धारण करने की क्षमता रखती है। यहाँ अनेक जाति धर्म के लोगों ने आक्रमण किया,
किंतु सब मिट गए और भारतीय संस्कृति आज भी अमिट है। मतलब ऊपर हिमालय है तो नीचे समुद्र। फिर भी दूसरे देशों ने हमारे देश पर बहुत बार आक्रमण किए, तो यहाँ के लोग तो मिट गए, लेकिन यहाँ की जो संस्कृति है वो आज भी विद्यमान है। ये संस्कृति हमारी परंपराओं को नवजीवन प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप आज भी ये नवनूतन लगती है। यहाँ राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सभी परिस्थितियों में उतार चढ़ाव आए, किंतु इनकी सहिष्णुता की नीति से ये सदैव विजय ही रही। तो सामाजिक रूप से, आर्थिक दृष्टि से बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी यहाँ की संस्कृति हमेशा नवनूतन लगती रही और हम लोगों को कहीं न कहीं अपनी परंपराओं का आभास करवाती रही। इसमें भक्ति की धारा के संग ओजस्वी शैली के राष्ट्रीय साहित्य तो कहीं महाकवि बिहारी की नायिका का अद्भुत श्रृंगार, तो कहीं घनानंद के वियोग भरे कवित्व के साथ साथ भूषण का राष्ट्र प्रेम उजागर होता है। भारत की इस पावन भूमि में धर्म, संस्कृति और संस्कारों की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जो जन जीवन को अमृतमय जीवन प्रदान कर रही है। जिन्होंने हिंदी साहित्य पढ़ रखा है उनको पता है कि रासो क्या है और बिहारी के दोहे किस तरह से हैं और घनानंद किस तरह से प्रेम के पीर कहे जाते हैं। तो यहाँ के कवि लेखक स्वांत सुखाय के साथ साथ परिजन हिताय साहित्य का सर्जन करते हैं। कहाँ के? हमारे देश के। तो मतलब स्वांत सुखाय मतलब अपने सुख की तो इच्छा रखते ही हैं, लालसा रखते ही हैं, साथ साथ दूसरों के हित का भी प्रयास करते हैं अपने साहित्य के माध्यम से। कवियों में तुलसी, सूर, जायसी और कबीर अपनी वाणी से जन समूह को भक्ति और प्रेम की धाराओं से आनंदित करते हैं, तो भारतेंदु, प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद अपने साहित्य के द्वारा राष्ट्र प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार के गौरवान्वित साहित्यकारों पर हम भारतीयों को गर्व है, क्योंकि साहित्य को सुरसरी सम सब कर हित होई बताया जाता है। तो मतलब जो महत्वपूर्ण कवि हैं तुलसी, सूर, जायसी और कबीर, इन्होंने भक्ति के साथ साथ प्रेम की धाराओं को भी जन्म दिया। और भारतेंदु जो है वो प्रेमचंद्र और जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो राष्ट्र प्रेम की भावना थी उसको और आगे भारतेंदु ने बढ़ाया। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से मानी जाती है। सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र सिंधु प्रदेश कहलाता था। ईरान मतलब कि फारस की तरफ से भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी हिंदुकुश पहाड़ी मार्ग को पार करके जब सिंधु प्रदेश में आए तो उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश का, मतलब जो ये फारसी लोग आए आक्रमण करते हुए हमारे देश में घुसे, तो उन्होंने ये जो सिंधु प्रदेश था, सिंधु प्रदेश मतलब जो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था उसको सिंधु प्रदेश कहा गया। और वो जब आए तो इस सिंधु को मतलब स ध्वनि को है ध्वनि में उच्चारित करने लगे, हिंदू से बुलाने लगे। अतः सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहने लगे और वहाँ के निवासियों को सिंधु के स्थान पर हिंदू कहने लगे। तो सिंध प्रांत में आए तो सिंधु प्रदेश में आए और उन्होंने सिंधु प्रदेश को हिंद प्रदेश कहा और यहाँ रहने वाले सभी को हिंदू कहने लगे। यही सिंधु की भाषा हिंद कहलाने लगी और आगे चलकर ईरानी भाषा का एक प्रत्यय लगने के कारण हिंदिक बन गया, जिसका अर्थ हिंद हुआ। यही सब धीरे धीरे परिवर्तित होकर हिंदी का हुआ, जो अंग्रेजी भाषा के रूपांतरण के कारण इंडिया बन गया। तो जो हिंदी शब्द है मेन रूप से मूल रूप से कहाँ का है? फारस का। आज ये इंडिया समस्त भारतवर्ष का सूचक बन गया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपने फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये जो बिंदु है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये दे भी रखा है। तो यहाँ से हम इसको अच्छे से समझ लेंगे, हमारे लिए
मतलब एक अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। भारतीय भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत थी, किंतु समय चक्कर सदैव गतिमान होने के कारण परिवर्तनशील है, अतः भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। ये सबको पता है, सीधी सी बात है कि भाषा है ना परिवर्तनशील है उसमें, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देशों की भाषा उसमें शामिल होती रहती है और भाषा का रूप परिवर्तित होता रहता है। तो भाषा हमेशा गतिशील है। तो भाषा भी धीरे धीरे अनेक रूपों में परिवर्तित होने लगी। संस्कृत भाषा का समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का रहा। ये दो प्रकार की थी। पहली वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, दर्शन आदि की रचना हुई, और दूसरी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत इत्यादि की रचना हुई। एक बार ये प्रश्न आया था कि रामायण और महाभारत वैदिक संस्कृत है या लौकिक। ठीक है, तो मतलब रामायण और महाभारत हम जैसे नाम देखें और जिस तरीके से ये धार्मिक ग्रंथ हैं और बहुत पुराने हैं, तो उस हिसाब से ना दिमाग में ये आता है कि ये शायद वैदिक संस्कृत होगी, लेकिन ध्यान में रखना कि ये लौकिक संस्कृत है। जबकि वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, दर्शन ये सब जो है ना, ये वैदिक संस्कृत में आते हैं। यही लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में प्रचलित हुई। तो क्या इसमें हमने क्रम देखा कि पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर वो लौकिक संस्कृत है बोलचाल में परिवर्तित हुई तो वो पाली भाषा में विकसित हुई, और जिसका समय क्या है 500 ईसा पूर्व से ईसा की पहली शताब्दी तक माना जाता है। तो पाली भाषा का जो समय है 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक। इस भाषा में बौद्ध धर्म के विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक एवं जातक कथाओं की रचना हुई, किंतु भाषा के दो रूप सदैव प्रचलित रहे। पहला रूप साहित्यिक, दूसरा लौकिक अर्थात बोलचाल की भाषा। तो जो पाली भाषा है इसके भी दो रूप प्रचलित रहे। पहला तो साहित्यिक बन गया और दूसरा लौकिक बन गया। लौकिक भाषा में धीरे धीरे साहित्यिक रचनाएं होने लगी। जब कोई भाषा कवि और लेखकों का आश्रय पाकर नवीन भाषा में परिवर्तित हो जाती है तो साहित्यिक भाषा का रूप धारण कर लेती है। पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ। तो मतलब वैसे साहित्यिक और लौकिक में बट गई थी, लेकिन जो कोई भाषा है वो कवि के मुख से निकल कर और मतलब एक साहित्य का स्थान पाले तो वो साहित्यिक रचनाएं उसमें होने लगती हैं और नवीन भाषा में वो परिवर्तित हो जाती है। और पाली भाषा में भी ऐसा ही हुआ था। वह समय के अनुसार प्राकृत का रूप धारण करने लगी। प्राकृत का समय ईसा की पहली शताब्दी से 500 ईस्वी के बाद तक रहा। इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में आए। तो जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए और जैन ग्रंथ जो थे वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक जो बोलचाल में हुई वो पाली बन गई। और पाली के दो रूप हुए, साहित्यिक और लौकिक। तो साहित्यिक रूप कौन सा था? जो मतलब पाली भाषा को साहित्य के रूप में जो कवि और लेखक लिखने लग गए उसको साहित्यिक बोला गया। फिर उससे निकली प्राकृत, और प्राकृत का जो समय था वो पहली शताब्दी से 500 ईस्वी तक रहा। और इस काल में जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में रचा गया। प्राकृत के समय जनपदों में क्षेत्रानुसार भाषा का प्रचार हुआ। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित हुई। तो पाली से प्राकृत बनी और प्राकृत से बनी अपभ्रंश। विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से ये पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति आना शुरू हो गया। तो देखो, विद्वानों ने प्राकृत भाषा के अंतिम चरण में अपभ्रंश का उद्भव माना, क्योंकि तत्कालीन प्रचलित शब्दों से ये पता चलता है कि प्राकृत के उत्तरार्ध में शब्दों में विकृति आना शुरू हो गया। मतलब शब्द अपना रूप चेंज करने लग गए। जैसे गाथा शब्द गाहा और दुआ शब्द दुआ के रूप में परिवर्तित हो गए। तो दोआ जो शब्द है ना वो दुआ कहने लगे लोग, और गाथा को गाहा कहने लगे। तो इस तरह से उसका रूप बिगड़ने लगा भाषा का, और बिगड़ा हुआ रूप ही क्या कहलाता है? अपभ्रंश कहलाता है।
तो अपभ्रंश के समय देसी भाषा युक्त थोड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी अभ्युदय हुआ, उसे अवट भाषा कहने लगे। तो देखो, अपभ्रंश तो क्या है, जो बिगड़ी हुई भाषा थी ना, उसको अपभ्रंश कहने लगे। तो अपभ्रंश के समय जो देसी भाषा थी वो थोड़ी सरल और मधुर के रूप में उदित हुई, तो उसे अवट भाषा कहने लगे। मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में अपनी 2 रचनाएं लिखी, कीर्तिलता और दूसरी कीर्ति पताका। ये फर्स्ट ग्रेड में आया था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन कौन सी भाषा में रचित है, तो ये है अवट में। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भाषा आगे आगे। पहले देखो, सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को सिंधु क्षेत्र कहते थे। फारस के लोग आए तो उसको सै को है बोलते थे, तो हिंदू कहलाने लगा। तो वहाँ के लोगों को हिंदू कहने लगे। फिर हिंदू से हिंद बना और फिर ये एक प्रत्यय लगने से हिंदी बना। फिर इस तरह से हिंदी भाषा जो शब्द है उसका उदय हुआ। उसके बाद में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई। फिर जो रामायण और महाभारत है वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए। उसके बाद में जो फिर धीरे धीरे उसका विकसित रूप पाली कहलाने लगा, और पाली से प्राकृत निकली और प्राकृत से अपभ्रंश निकली। तो अपभ्रंश मतलब जो बिगड़ा हुआ रूप था भाषा को, मतलब गाथा को जैसे गाहा कहने लगे और दोहा को जैसे दुहा कहने लगे, ये अपभ्रंश के रूप थे। उसके बाद में आगे आगे अवट जो देसी भाषा बोलते थे लोग, वो थोड़ी सी सरल और मधुर होने लगी, तो उसको लोग अवट कहने लगे। और इसी अवट भाषा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 रचनाएं रची गई, जो कि विद्यापति ने रची थी। और विद्यापति की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि एग्जाम्स में आती हैं। देसिल बैना सब जन मीठा, ते तसन जपो अवट्टा। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों एवं बोलियों से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ। अपभ्रंश भाषी कवियों और दार्शनिकों, सिद्धाचार्यों, जैनाचार्यों, नाथ समुदाय के अनुयायियों से ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। तो अपभ्रंश भाषा से ही विभिन्न क्षेत्रीय रूपों और बोलियों से हिंदी भाषा का उदय हुआ। और जो अपभ्रंश भाषा के कवि थे, दार्शनिक थे, सिद्ध थे और जैन और नाथ समुदाय के जो अनुयायी थे, उन्होंने ही अपभ्रंश भाषा का प्रचार प्रसार किया। हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात अपभ्रंश का प्रचार तेज गति से बढ़ा। किसके बाद? हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात। अतः हिंदी का प्रारंभिक काल अपभ्रंश साहित्य में ही दिखाई देता है। तो हिंदी साहित्य जो है उसकी शुरुआत जो हुई, उसमें शुरुआती जो रचनाएं थी वो अपभ्रंश की थी। तो कोई कोई तो अपभ्रंश के कवियों को शामिल कर लेता है और कोई कोई नहीं करता है। हालांकि हिंदी साहित्य मतलब अचानक से ही हिंदी में नहीं लिखा जाने लगा। वो मतलब दूसरी भाषाएं जैसे ब्रज, ये पाली, प्राकृत, ये भी अचानक से ही नहीं हुई। इनका एक धीरे 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 क्रम बढ़ता गया। सबसे पहले जो था मैंने बताया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवट। उसके बाद से हिंदी साहित्य की का लेखन कार्य सही रूप से माना जाता है। लेकिन अपभ्रंश की जो कविताएं हैं उनको भी हिंदी साहित्य में शामिल किया जाता है। फिर देखो, इसी काल के 84 सिद्धों ने हिंदी का रूप निखर करके आया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तो 84 सिद्ध कितने थे? 84। तो इसमें इसी काल में तो हिंदी का रूप निखर कर आया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को ग्राम्य अपभ्रंश का विकसित रूप माना है। तत्कालीन सिद्धाचार्यों ने लोक भाषा में ही लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि कोई कविता या काव्य रचना जन भाषा में लिखने से ही बहुश्रुत बनती है और ख्याति प्राप्त करती है। तो कवियों को ये बात समझ में आ गई थी कि जितना हम लोक भाषा में लिखेंगे, देसी भाषा में लिखेंगे, उतना ही लोग पढ़ेंगे और लोगों
में ये मतलब प्रसारित होगी, लोगों तक पहुंचेगी। अगर ऐसी भाषा में लिख दें कि लोग समझे ही ना, तो फिर हमारे साहित्य का प्रसार कैसे होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसी लोक भाषा का ही अनुसरण किया जिससे उनके काव्य को ख्याति प्राप्त हो सके। अपभ्रंश भाषा के हेमचंद्राचार्य ने सबसे पहले अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शब्दानुशासन लिखा, किंतु हेमचंद्राचार्य से पूर्व भी सिद्धाचार्यों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर दी। तो सबसे पहले 84 जो सिद्ध थे उन्होंने लिखा, उसके बाद में हेमचंद्राचार्य जो थे उन्होंने व्याकरण लिखी जिसका नाम था शब्दानुशासन। अपभ्रंश भाषा का इतिहास बताता है कि हिंदी अपभ्रंश के आंचल में पली बढ़ी, यही प्रारंभिक हिंदी की बुनियाद है। तो अपभ्रंश को प्रारंभिक हिंदी भी हम बोल सकते हैं, और हमने अच्छे से जान लिया कि इसको प्रारंभिक हिंदी क्यों बोलते हैं। उदय नारायण तिवारी ने लिखा, आचार्य हेमचंद्र के पश्चात 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में आधुनिक भारतीय भाषाओं के अभ्युदय के समय 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल सक्रांति काल रहा, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। तो उदय नारायण तिवारी है, ये बताते हैं कि हेमचंद्र के पश्चात क्या हुआ कि 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब 1220 के लगभग आधुनिक भारतीय भाषाओं का अभ्युदय हुआ, और 15वीं शताब्दी के पूर्व तक का काल जैसे 1420 के आसपास का ये जो था काल वो सक्रांति काल कहलाया, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। तो हम ये तो जान चुके हैं कि 12वीं सदी तक आराम से अपभ्रंश भाषा विकसित हो रही थी, उसके बाद धीरे धीरे ये अलग रूप में परिवर्तित होने लगी, जिसमें भारतीय आर्य भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश की स्थिति को छोड़कर आधुनिक काल की विशेषताओं से युक्त होती जा रही थी। मिस्र बंधुओं ने अपने मिस्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के आदिकाल की विवेचना करते हुए अपभ्रंश के साहित्य को प्रधान स्थान दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश और प्राकृत की अंतिम अवधारणा से ही हिंदी साहित्य का उदय माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कि देश धीरे धीरे इतना बढ़ा कि 13वीं सदी तक आते आते अपभ्रंश के सहारे से ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर लिया। तो ये चीज़ मतलब रामचंद्र शुक्ल, मिस्र बंधु, उदय नारायण तिवारी ये सब मानते हैं कि मतलब जो आधुनिक हिंदी साहित्य है वो अपभ्रंश से ही धीरे धीरे विकसित हुआ था। इसके भौगोलिक परिप्रेक्ष्य को देखें तो लगता है हिंदी का क्षेत्र 2 भागों में बट गया, प्रथम पश्चिमी हिंदी और द्वितीय पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश का साहित्यिक हिंदी के जन्म का कारण बना। हिंदी साहित्य की परंपरा को देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अपभ्रंश से ही क्षेत्रीय रूपों में परिवर्तित होने वाली बोलियों से हिंदी का रूप विकसित हुआ। अपभ्रंश अर्थात शौरसेनी अपभ्रंश पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी के रूपों में प्रसारित हो रही थी। इनकी उपभाषाएं एवं मुख्य बोलियों से ही हिंदी का उद्भव माना गया है, जिसका सामान्य परिचय इस प्रकार है। अपभ्रंश की क्षेत्रीय भाषाएं जिनमें से हिंदी का उदय हुआ। तो किस तरीके से अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय भाषाएं थी जिनसे हिंदी आगे बढ़ी वो यहाँ पर बताया गया है। तो हमने ऊपर देख लिया कि किस तरह से अपभ्रंश का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। तो हिंदी का उद्भव कैसे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश आई, मागधी मतलब क्षेत्र के अनुसार अलग अलग अपभ्रंश प्रकट हुई। जैसे हमारी राजस्थानी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा है वो कोई एक ही तो है नहीं। जैसे हम बोले मारवाड़ी, तो मारवाड़ी अलवर भरतपुर साइड नहीं बोली जाती, वो पश्चिम राजस्थान की भाषा है ना। तो शेखावटी जैसे शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी जैसे जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है। वैसे जो अपभ्रंश थी ना, ये भी अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग अपभ्रंश बन के आई। तो शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर शौरसेनी अपभ्रंश थी ना, इसकी 2 उपभाषाएं थी। कौन कौन सी? शौरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं और बोलियां ये कौन कौन सी थी?
पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। मतलब शोरसेनी अपभ्रंश की 5 उपभाषाएं थी और एक उपभाषा में अनेक बोलियां थी। ठीक है, तो बोलियां मतलब छोटा रूप होता है और भाषा मतलब बड़ा रूप होता है। तो समझ गए। अपभ्रंश के 3 रूप थे, शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। फिर शोरसेनी के 5 उपभाषाएं थी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी और बिहारी। तो पश्चिमी हिंदी में क्या क्या था? खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। ठीक है, खड़ी बोली मतलब जो आज की हम भाषा प्रयोग करते हैं वही खड़ी बोली। ब्रिजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये तो पश्चिमी हिंदी हो गई। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसको मैंने ऐसे याद किया था, अब तक 36, पूर्व में अब तक 36, और ये एग्ज़ाम में प्रश्न आया भी था। फिर राजस्थान की तो हम जानते ही हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। तो मारवाड़ी पश्चिम में बोली जाती है, जयपुरी जयपुर में बोली जाती है, मेवाती अलवर भरतपुर में, और मालवी जो भाषा है वो एमपी साइड में जो राजस्थान का भाग लगता है उधर बोली जाती है। और पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी, और बिहारी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। इस प्रकार हिंदी में 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां शामिल हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं और कितनी बोलियां हैं। सबसे पहले है खड़ी बोली। इनको ये हम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे के ये बिंदु जो हैं इनको हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए उपयोगी है तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।